नमस्कार, टीवी 24 के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के आरटीआई विंग के प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। अभी देखा जाए तो आगामी दिनों विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर आपकी तैयारियां क्या हैं? आपकी पार्टी की तरफ से क्या गाइडलाइन या क्या तैयारियां की जा रही मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी के तौर पर सबसे पहले ये किया जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी हमने ब्लॉक लेवल तक कर लिया है, सर्किल लेवल तक कर लिया, वार्ड और गांव के हम लोग कमेटियां गठित कर रहे हैं और उसके बाद हम बूथ स्तर पर जाएंगे। इसी महीने के अंदर हमारा ये टारगेट है कि इसको पूरा करना है। इसके पश्चात रैलियां चालू होंगी, जैसे अभी ग्वालियर में रैली हुई है हमारे माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान की। इसके बाद हर मुख्यालय में, जितने भी पूरे प्रदेश के मुख्यालय, सब में रैली करके ये चुनाव का शंखनाद करेंगे। अभी जैसा कि आपने बताया कि रैलियां हुई हैं, तो रैली में आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला? लोगों का जुड़ाव या लोगों की भावनाएं या लोगों का रिस्पॉन्स कैसा देखने मिला आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्वालियर की जब रैली हुई थी हमारी, तो आसपास के जो दुकानदार थे, हम लोग जब वहाँ पर गए उनके पास चाय वगैरह पीने, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इसके पहले जो माननीय मुख्यमंत्री की रैली हुई थी उससे ज़्यादा डबल और विशाल रैली मानी उसको। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आम आदमी पार्टी का इतना आधार बन चुका है, पहली बार सामने नजर आया। तो हमने भी उस रैली में देखा कम से कम 1 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल थे और काफ़ी बड़ा बारिश होने के बाद भी काफ़ी मात्रा में और पूरे प्रदेश से लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। देखा जाए मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां, शीर्ष पार्टियां कहलाती हैं, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं और आपकी भी पार्टी अब राष्ट्रीय लेवल की है। तो मध्य प्रदेश में क्या रणनीति होगी? क्या ऐसा नया मुद्दा होगा जिसमें लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों या लोग आपकी बात को समझें? देखिए, हमारी पार्टी के जो मूलभूत मुद्दे हैं जिस पे हमारी पार्टी लगातार दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, वो है फ्री शिक्षा और फ्री मेडिकल यानी चिकित्सा सुविधा। वो दो तो हमारी है ही। इसके अलावा हम लोग विशेष तौर पर, चूंकि मध्य प्रदेश हमारा किसानी बहुल क्षेत्र है, तो किसानों के लिए विशेष हम लोग योजनाएं लेकर आएंगे, जिसका खाका तैयार किया जा रहा है, इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। महिलाओं के लिए भी विशेष और खासकर रोजगार के लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, युवाओं के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर युवा बेरोजगार हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पर हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और भ्रष्टाचार तो हमारा मुख्य है ही, जिसके खिलाफ पार्टी का जन्म ही हुआ है, वो तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे ही और लड़ेंगे ही। और जिस तरीके से अभी घोटाले सामने आ रहे हैं और अभी हमारी पार्टी ने पटवारी घोटाले को टेक ओवर करके अभी जो पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की, तो आप समझ सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएँ हैं और जो मूलभूत समस्याएँ हैं उनको लेकर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पटवारी घोटाले की हम बात करें, पटवारी भर्ती जो अभी हेडलाइंस चल रहा है, सुर्खियां बना हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की बात जब भी हम बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, तो वहाँ पर हमको यही सुनने आता, अच्छा वही प्रदेश जहाँ व्यापम घोटाला हुआ था। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पटवारी घोटाला भी हो सकता है। हमारी रणनीति यही है। उस समय चूंकि हमारा व्यापम घोटाले के टाइम में हमारी पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए हम लोग उतनी आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन पटवारी घोटाले में हम लोग पुरजोर शुरुआत की। अब तक लगभग 40 जिलों में प्रदर्शन था हमारा, कल जो संपन्न हुआ है पटवारी आंदोलन को लेकर। और इसमें हमने यह अभियान चालू किया कि युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि ये युवाओं से संबंधित है, उनके कैरियर से संबंधित है। तो युवाओं में जन जागृति हम लोग ने प्रारंभ की है पटवारी घोटाले को लेकर, और कोशिश हमारी यही है कि अधिक से अधिक युवा जागृत हों अपने अधिकारों के लिए। पॉलिटिकल बात में है, पहले उनके अधिकारों के लिए जागृत करना है कि वो जागृत हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखें। तो हमने अभी यही शुरुआत। जबलपुर की बात करें हम, तो जबलपुर को लेकर आपकी पार्टी का क्या एक्शन है, क्या रुख है, कैसे आप रणनीति तैयार करें? क्योंकि जबलपुर में भी हम देखें तो कांग्रेस पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनकर आई थी, लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी काबिज हुई, तो उसको लेकर क्या आपका? देखिए, जबलपुर पूरे महाकौशल क्षेत्र का मुख्यालय है। यहाँ पर लगभग 35 से ज़्यादा यहाँ पर विधानसभा सीटें शामिल होती हैं सारे क्षेत्र में। ये हेड है, यहाँ का हेड मुख्यालय जिसको हम कहते हैं। तो हमने जबलपुर को टारगेट किया है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, पूरे महाकौशल क्षेत्र को हम लोग टारगेट करेंगे। और ख़ास जबलपुर की जहाँ तक बात है, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों के समय में जो टॉप 10 सिटी हुआ करती थी पूरे इंडिया में, उसमें 10वां स्थान जबलपुर का था। तो वही गौरव फिर से हम दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग उसके लिए पूरी रणनीति और खाका तैयार करेंगे। जबलपुर में जैसे कई मुद्दे हैं, कांग्रेस महापौर जो जगत बहादुर सिंह अन्नू हैं, वो भी कई मुद्दों को लेकर चुनाव जीते थे, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो आज भी उन पर कोई काम नहीं हुआ है। आज भी जल प्लावन की स्थितियां बनी हुई हैं और बात नर्मदा जल में स्वच्छता की बात लेकर कहें तो वो भी आज भी वही है। तो उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, चूँकि मैं वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में संलग्न रहा हूँ, लगातार कर भी रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है शहर की समस्याएं क्या हैं।
और इसीलिए पार्टी ने कहीं ना कहीं विश्वास करके मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया वो इसी कारण से दिया कि मैं अपने महाकौशल क्षेत्र खासकर जबलपुर की जो समस्याएं हैं उनको समझता हूं और उनको उठा सकता हूं आगे चल के। और ये जिम्मा मुझे दिया गया है कि आप जबलपुर की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उस पर आप काम कीजिए, आरटीआई लगाइए और जानकारी निकालिए और उस पर हम आगे काम करेंगे। और जहाँ तक आप बात करें महापौर की, तो वाकई में 1 साल हो चुका है। उन्होंने जो घोषणाएं की थी कहीं ना कहीं अभी धरातल पर नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी घोषणा थी नर्मदा संरक्षण के लिए, उनका कोई भी प्रयास अभी उसमें दिख नहीं रहा है। शहर विकास की बात की जाए तो बहुत अनियोजित शहर विकास हो रहा है, जिसका आप देख रहे हैं जगह जगह जरी सी बारिश में जल प्लावन हो रहा है। जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें कोई नियंत्रण नहीं, कोई निगरानी नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, और बहुत जल्दी इन सबको लेके एक आंदोलन शुरुआत करेंगे। जबलपुर की बात करें, शिक्षा की हम बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आज भी उनकी हालत खस्ता है। गवर्नमेंट से पैसा तो आता है, योजनाओं का पैसा आता है, लेकिन वो कहाँ खर्च होता है, कहाँ कैसे यूज़ उसको किया जाता है कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। और कई जगह तो ऐसे हैं कि सरकारी स्कूलों में भी धांधली होती है और पैसों को लेकर ही काम होता है। तो अगर आपकी सरकार आती है तो उस पर क्या बंदिशें और कैसे फिर उस पर सख्त एक्शन होगा? देखिए, मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा जिसमें आपकी बात जो पुख्ता हो जाएगी। लगभग पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट आवंटित किया है शिक्षा को लेकर। और आप स्कूलों की दुर्दशा से देख सकते हो, हमेशा बारिश में आता है, कहीं तालाब बना पड़ा है, स्कूल कहीं छत छू रही है। जिसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि असर एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी जो भी रिपोर्ट सामने आती है शिक्षा को लेकर वो केंद्र सरकार भी मानती है। उसका कहना यह है कि मध्य प्रदेश में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच में लगभग 50% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं पढ़ना। 20% से ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और हायर एजुकेशन में मात्र 10 से 15% तक पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना भारी भरकम बजट कहाँ खर्च हो रहा है, कोई नहीं समझ पाता। मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जितना बजट केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को दिया गया शिक्षा के लिए और जितना मध्य प्रदेश ने जो आवंटित किया उसके 10% खर्च करके मात्र 10 बड़े नए स्कूल खोल दिए जो विश्व स्तरीय हैं। तो हमारा तो फोकस ही है शिक्षा को सुधारना, और हम यही करेंगे मध्य प्रदेश में भी जो हमने दिल्ली और पंजाब में किया अभी। सड़कों की बात करें हम, जबलपुर में सड़कों की स्थितियां अभी लगातार, अभी कहने को तो हो जाता है कि फ्लाईओवर चल रहा है तो मेन मुख्य सड़क अभी बनी नहीं है, लेकिन और जगह की हम बात करें तो वहाँ भी आज के समय में गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो उसको लेकर आपके क्या विचार है, क्या आप कहना चाहेंगे? थोड़े दिन पहले ही पेपर में आया था, प्रमुख समाचार पत्र में लिखा था कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर सड़क सुधारेगी। तो इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश के पास पैसा ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। हर बात के लिए वो कर्ज लेते हैं। तो स्वाभाविक है अभी सड़क निर्माण के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो भी हैं या एडीबी वगैरह जो बैंक हैं उन्होंने अभी पैसा नहीं दिया होगा, इसलिए दुर्गति है। क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खेल चल रहे हैं अलग अलग उसमें कि जो आय होती है उसका 40% तो लगभग एक संस्था के सर्वे के हिसाब से भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो कैसे संभव हो सकता है? और रही बात ये कि जो पुल का निर्माण चल रहा है, ओवरब्रिज फ्लाईओवर बन रहा है, इसके कारण दुर्गति है, तो ये गलत है कहना। ये है अनियमितता, निर्माण और निगरानी की कमी, भ्रष्टाचार का खेल। यही ब्रिज भोपाल में बन रहे हैं। भोपाल में तो मेट्रो ट्रेन का और फ्लाईओवर दोनों साथ में बन रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी दुर्गति वहाँ नहीं देखेंगे। इंदौर में तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ ब्रिज बन रहा है। दिल्ली में आप चले जाओ, मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का, ऐसा कहीं दुर्गति देखने नहीं मिलती। क्योंकि सर्विस रोड जो बनाया जाना चाहिए वो इन्होंने बनाई नहीं, सीवर लाइन का आता पता नहीं है। तो कुल मिला के बहुत ही अनियोजित ढंग का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी दुर्गति है कि आप हर जगह उस फ्लाईओवर का असर देखेंगे पूरे शहर। तो विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के पूरे जिलों में पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव को लेकर फाइट करेंगे कि कुछ विशेष आपने जिले चुने हुए हैं? पूरे के पूरे विधानसभा की 230 सीटों पे हम लोग फाइट करेंगे। इसकी रणनीति तय हो गई है और जहाँ तक हम लोग को ऐसी सूचना मिली है कि बहुत जल्दी ही हमारी पहली सूची जारी हो जाएगी मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में, और अच्छे लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैंने खुद शहर में डॉक्टर्स को जोड़ा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ा है, इंजीनियर्स को जोड़ा है, कई अच्छे पार्टी के नेताएं हमारी पार्टी में आए। तो इसका मतलब ये है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है हमारी पार्टी की कैंडिडेट ढूंढना पड़ रहे थे पिछली 2018 के चुनाव में। इस बार हम लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट तो उतारती है लेकिन एन मौके पर कैंडिडेट को चेंज कर देती है, चुनाव से बाइकआउट ले लेती है कि हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है। तो उस पर आपका कहना है? देखिए, अभी ये ऐसा तो फिलहाल
एक या दो ही इंसिडेंट ऐसे गुजरात में हुए थे जहां पर पार्टी से जो जिसको टिकट तय की गई थी वो एक्चुअली में दूसरी पार्टी से आए हुए लोग थे और वो वापस अपनी पार्टी में चले गए। ऐसे 3-4 इंसिडेंट वहाँ हुए थे। अदरवाइज तो स्थिति ये है कि हमारे जो कैंडिडेट जीतते हैं उनको खरीदना संभव नहीं हो पाता। गुजरात में भी आपने देख लिया और गोवा में भी देख लिया और दिल्ली में भी देख लिया, कहीं नहीं बिकते हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारे कैंडिडेट अब चुनाव जो लड़ रहे हैं, करंट में जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत पुख्ता है और ना तो वो पार्टी छोड़ेंगे और ना ही बिकेंगे। तो जबलपुर में क्या कैंडिडेट डिसाइडेड हो चुके हैं या आने वाले समय में होने वाले हैं जबलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद हमारे यहाँ से जबलपुर में 2 या 3 विधानसभा में कुछ 2-3 कैंडिडेट जो लगातार काम कर रहे हैं उनके बारे में ऐसा सुनने में आया कि सर्वे हो रहा है और बहुत संभावना है कि हो सकता है उनमें से 1 या 2 की डिक्लेयर हो जाए सीट। लेकिन मैं कंफर्म नाम नहीं ले सकता भी क्योंकि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है। हाँ, ये है कि 8 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे हम और बहुत जल्दी ही हम इसकी घोषणा कर देंगे कि हमारे 8 विधायक कौन होंगे प्रत्याशी के तौर पर। आपको अगर पार्टी मौका देती है तो आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छुक रहेंगे? देखिए, चूंकि मैंने तो पूरे प्रदेश में काम किया है, पूरे शहर में काम किया है, सिर्फ जो रिजर्व सीट हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां मैंने जाके समाज सेवा का काम ना किया हो। और पार्टी यदि कहीं भी बोलेगी कि आपको यहाँ से लड़ना है तो मैं पूरी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ूंगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी इच्छा है, अगर मेरे से पूछे पार्टी की आपको किस विधानसभा से लड़ना है तो मैं कोशिश करूंगा उत्तर मध्य विधानसभा से या पश्चिम विधानसभा से या फिर मैं नरसिंहपुर की गाडरवारा विधानसभा से लड़ना पसंद करूंगा। अब जबलपुर शहर की बात करें तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र जो आता है काफ़ी अशिक्षित लोग वहाँ पे देखे जाते हैं और काफ़ी पिछड़ी विधानसभा है। हालांकि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का ऐसा उसका रूल्स ही बन गया है देखा जाए तो पूर्व विधानसभा को लेकर आपका क्या विचार? आखिर वहाँ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? वही शहर में आती है, वो भी शहर बीच में होता है, लेकिन फिर भी विकास से अछूती रहती है। देखिए, अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि अशिक्षित हैं लोग। जिस क्षेत्र के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वो विकास में सहयोग नहीं करते हैं। तो कहीं का विकास यदि आपको नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए कि 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वहाँ की जनता का अशिक्षित होना, दूसरा वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी होना। तो वो दोनों चीज़ें पूर्व क्षेत्र में काम कर रही हैं कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है कि वहाँ वैसा डेवलपमेंट नहीं चाहते वो, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा है। वो नहीं चाहते कि लोग पढ़े लिखे हों और वहाँ पर डेवलपमेंट हो, क्योंकि हो सकता है फिर इस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं जीत पाएंगे जैसे वर्तमान में है। हमारा जो विचार है उस क्षेत्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई बहुत अच्छे एजुकेटेड और पढ़े लिखे व्यक्ति को पहली बार वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और जो रियल में विकास क्या है वो हम लोग सामने रखना चाहेंगे जनता के वहाँ पर जाके कि देखिए डेवलपमेंट हमने दिल्ली में किया, पंजाब में करा, अब हम यहाँ भी करेंगे। तो हमारा ये एक मुद्दा है, वहाँ पर एक सोच है हमारी, एक विचार है वहाँ पर। आबकारी नीति की बात करें हम मध्य प्रदेश की कि अहाते अभी बंद कर दिए गए हैं, तो अहाते बंद कर दिए गए, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन उसका एक अलग असर देखने को मिल रहा है कि लोग जगह जगह शराब पीते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन उस पर शासन या प्रशासन हो तो कोई केवल नाम के नाम पर ही कार्रवाई होती है, ना कभी वहाँ पुलिस की गश्त होती है, ना कभी कोई कार्रवाई। हाँ, अगर कार्रवाई होती भी है तो कुछ दिखावे के लिए कार्रवाई होती है, लेकिन स्थितियाँ फिर वही हैं। तो उस पर आपका क्या कहना? देखिए, आबकारी नीति प्रॉपर तरीके से शहर और प्रदेश, जिस शहरों में खोलनी है दुकानें और जो पूरा प्रदेश है उसका किस तरीके का मिजाज है, उसको बिना सर्वे किए हुए, बिना उस पर कोई रिसर्च किए आबकारी नीति बनाई गई थी, जिसका दुष्परिणाम ये सामने आया है कि अहाते जो उन्होंने खोले थे लाभ के लिए, जनता के लिए, वो नुकसानदायक साबित हो गए। तो फाइनली उनको बंद करना पड़े। अहाते में स्थिति ये थी कि लोग शराब पी के गाड़ी चलाते थे और भारी मात्रा में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ गई थी और सड़क पर बदतमीजियाँ भी बढ़ गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक आदत बना दी थी सरकार ने कि आम आदमी जाए, सड़क पर जाए, अहाते में बैठे और पिए। अगर इससे बेहतर होता कि वो ऐसा करते कि भाई आप घर ले जाओ और अपने घर में ड्रिंक लो, तो बहुत सारे जो हिंसाएं होती हैं, लूटपाट, डकैती होती हैं या फिर अपराध होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं, वो रुक जाते। लोगों ने उल्टा शिक्षा दे दी सरकार ने, तो वो गलत आदत हो गई। अब स्थिति वही है कि वो घर के बाहर जाके अहाते की धुन में रहते हैं, वहीं शराब सड़क किनारे पीते हैं। हमने खुद सड़क पर लौटते देखा लोगों को, और डेफिनेटली शराब पीने के बाद तो होश तो होता नहीं, छेड़खानी होगी महिलाओं के साथ और शराब पीने की लत के कारण लूटपाट भी होगी। तो सरकार इसलिए नियंत्रित नहीं कर पाएगी, ये नीति ही गलत बनाई उन्होंने। उसको सोच समझ के बनाना चाहिए था अहाता के संबंध में नीति। हमने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था जब ये नीति लागू हुई थी कि इसके दुष्परिणाम बताए थे और ये कहा था एक दिन बंद करना पड़ेगा, और ये वाकई में बंद कर। आप हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि अवसर दिया मेरी अपनी बात रखने के लिए जनता के सामने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भविष्य सुधारना है तो वर्तमान को आपको बदलना होगा, ठीक है। और इसकी सीख इतिहास से लेनी होगी। अगर आपने पास्ट से सीख नहीं ली और वर्तमान नहीं सुधारा तो भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश अभी विशिष्ट राज्य जो होते हैं उसकी श्रेणी में नहीं आया है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि केंद्र सरकार की एक सूची होती है विशिष्ट राज्यों की, जो डेवलप्ड स्टेट होती है, उनको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती हैं, बहुत सारी उनके विकास के। देखा होगा आपने IITs पूरा साउथ में आती हैं, जितनी कंपनीज है साउथ में आती है। डेवलपमेंट आप देख लो, छोटा सा अंतर देख लो, 2 शहर जो विकसित हो गए, इंदौर और भोपाल, हर चीज़ वहीं जाती है, कंपनियां वहीं जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम वहीं होते हैं, सारे कंसंट्रेशन वहीं रहता है। ऐसी राज्यों की स्थिति है। तो हमारा मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर आप विकास चाहते हैं तो एक बार आम आदमी पार्टी को जरूर मौका दीजिए। पूरा विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ही बदलाव लाएंगे और आप खुश होंगे और खुशी से अगली बार हमको जिताएंगे। और अगर हम काम नहीं कर पाएँ 5 साल में तो आप दोबारा वोट कभी मत दीजिएगा हमारी पार्टी को।